आज हम लोग राष्ट्रीय आपात पर चर्चा करेंगे। तो नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है और ये युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है। तो आर्टिकल 352 का क्लास 1 ये कहता है कि यदि प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन के कारण सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ इज थ्रेटेंड, ही में प्रोक्लेम एन इमरजेंसी। अगर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की या उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में है, तो वो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 352 क्लास 1 के साथ जो एक्सप्लेनेशन अटैच्ड है वो ये कहता है कि एक्चुअल अकरेंस ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन is not necessary. Emergency may be proclaimed if on account of the imminent danger of war, external aggression or armed rebellion, the security of India or any part thereof is threatened. तो स्पष्टीकरण जो आर्टिकल 352 के क्लास 1 के साथ जुड़ा हुआ है वो ये कहता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का वास्तविक रूप में घटित होना आवश्यक नहीं है। यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आसन्न संकट के कारण भी भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में है तो राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन वर्ड है वो प्रेसिडेंट का पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, बल्कि ये सेटिस्फैक्शन कैबिनेट का सेटिस्फैक्शन होता है। और ये कहाँ से हम पाते हैं? ये हम पाते हैं आर्टिकल 352 का क्लास 3 हम जब देखेंगे, जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया। तो आर्टिकल 352 का क्लास 3 ये कहता है कि प्रेसिडेंट तभी इमरजेंसी प्रोक्लेम करेंगे जब उनको कैबिनेट के डिसीजन की ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई है, हो गई है जिसमें कि इमरजेंसी प्रोक्लेम करना जस्टिफाइड है, इस बात की रिटन कम्युनिकेशन मिल जाती है, तभी वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब ये है कि जो सेटिस्फैक्शन है ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ना हो करके इट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ कैबिनेट। व्हेन कैबिनेट इन राइटिंग informs its decision to the president that emergency may be proclaimed, only then emergency may be proclaimed by the president, otherwise he can't proclaim the emergency। जब राष्ट्रपति को इस कैबिनेट के डिसीजन की रिटन नोटिस कम्युनिकेट हो जाएगी कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनमें कि आपात की उद्घोषणा की जा सकती है, तभी वो करेगा, अन्यथा वो नहीं कर सकता है। तो ये तो हो गए ग्राउंड्स ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। यहाँ पे जो आर्म्ड रिबेलियन वर्ड है ये जोड़ा गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पहले यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पे आर्म्ड रिबेलियन वर्ड रिप्लेस कर दिया गया। ये भी एक ध्यान देने लायक तथ्य। अब इमरजेंसी का टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या होगा? तो इमरजेंसी जो प्रोक्लेम की जाती है वो होल ऑफ इंडिया के लिए की जा सकती है या एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी, मतलब पूरे भारत के लिए की जा सकती है या भारत की किसी भाग के लिए प्रोक्लेम की जा सकती है। अब जब इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी जाएगी अंडर आर्टिकल 352 क्लास 1, तो इसकी ड्यूरेशन क्या होगी? तो इमरजेंसी की ड्यूरेशन बताई गई है आर्टिकल 352 के क्लास 4 में। आर्टिकल 352 का क्लास 4 ये कहता है कि जब इमरजेंसी एक बार प्रोक्लेम कर दी जाती है, आपात की उद्घोषणा हो जाती है, तो वह उद्घोषणा 1 महीने तक प्रभाव में बनी रहेगी। अब अगर इस उद्घोषणा को और आगे जारी रखना है तो इसके लिए यह जरूरी है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से इस उद्घोषणा या इस प्रोक्लेमेशन को अप्रूव कर दिया जाए। तो अगर संसद के दोनों सदन इस प्रोक्लेमेशन को अप्रूव कर देते हैं तो ये 6 महीने के लिए
और जारी रहेगी। अब इस 6 महीने की अवधि के बीत जाने के बाद अगर फिर से संसद के दोनों सदन प्रोक्लेमेशन को एक रिजोल्यूशन के माध्यम से फिर से अप्रूव कर देते हैं तो फिर ये 6 महीने तक के लिए बढ़ जाएगी। ऐसे करके 6 महीने करके इसको अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसी कोई अवधि संविधान में नहीं बताई जा गई है कि ये 6 महीने करके मैक्सिमम कितनी लिमिट तक बढ़ाया जा सकता है, ऐसा कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है। तो ये जो प्रोक्लेमेशन जो रिजोल्यूशन पास किया जाता है, इसको जो पहली बार जो रिजोल्यूशन आता है उसको रिजोल्यूशन अप्रूविंग प्रोक्लेमेशन कहते हैं। मतलब 1 महीने बाद जो रिजोल्यूशन पास किया जाता है जिसके माध्यम से इमरजेंसी को 6 महीने बढ़ाया जाता है उसको रिजोल्यूशन अप्रूविंग प्रोक्लेमेशन कहते हैं। अब ये 6 महीने की अवधि बीत गई, अभी भी ये वार एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रिबेलियन की स्थिति बनी हुई है, भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को खतरा अभी भी बना हुआ है, तो इसको फिर 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं संसद के दोनों सदन अपने विशेष बहुमत द्वारा एक संकल्प पारित करके। और ये सेकंड वाला जो आता है, सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी आएगा उसको रिजोल्यूशन अप्रूविंग कंटिन्यूअस इन फोर्स ऑफ प्रोक्लेमेशन कहते हैं। तो इस तरीके से ये 6 महीने करके अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ाया जा सकता है। मैक्सिमम लिमिट क्या होगी ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं प्रोवाइड की गई। अब यहाँ पे एक स्थिति ये हो सकती है कि जब इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई उसके बाद लोकसभा किसी कारणवश विघटित हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में आर्टिकल 352 का क्लास 4 ये कहता है कि चूंकि हमारे यहाँ राज्यसभा जो है वो हमेशा एग्जिस्टेंस में बनी रहती है, वो कभी विघटित नहीं होती। तो यदि इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन के समय या इमरजेंसी के प्रोक्लेम होने के विद इन 1 मंथ लोकसभा विघटित हो जाती है तो उस स्थिति में इस प्रोक्लेमेशन को राज्यसभा के विशेष बहुमत से पारित करा दिया जाएगा और वो आगे बढ़ जाएगी, चलती रहेगी। अब जब कभी भी इन बिटवीन अगर लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के विद इन 30 डेज ये मैंडेटरी है कि उसको लोकसभा के भी विशेष बहुमत से रेजोल्यूशन को पास करा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वो प्रोक्लेमेशन समाप्त हो जाएगी। और अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के विद इन 30 डेज लोकसभा ने अपने विशेष बहुमत से उसको एक प्रस्ताव एक संकल्प के माध्यम से अनुमोदित कर दिया तो फिर ये 6 महीने के लिए बढ़ जाएगी। ये हो गया ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि हाउ कैन द इमरजेंसी में बी रिवोक्ड, हाउ कैन द प्रोक्लेमेशन में बी रिवोक्ड, इसका प्रतिसंहरण कैसे किया जाएगा उद्घोषणा का? तो इसके बारे में आर्टिकल 352 का क्लास 2 ये कहता है कि रिवोक ए प्रोक्लेमेशन इश्यूड अंडर आर्टिकल 352 क्लास 1 में बी रिवोक्ड आर वेरीड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। जो भी उद्घोषणा आर्टिकल 352 के क्लास 1 में की गई है उसको कभी भी प्रेसिडेंट वैरी कर सकते हैं या रिवोक कर सकते हैं। एक स्थिति तो ये हो गई जबकि रिवोक किया जा सकता है। तो अब प्रेसिडेंट कब रिवोक करेंगे? जब गवर्नमेंट चाहेगी। तो चूंकि इमरजेंसी के समय सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स आ जाती हैं तो इसलिए हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी ना चाहे कि इमरजेंसी की स्थिति समाप्त हो क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर इमरजेंसी को रिवोक किया जाना है तो दूसरा तरीका बताया गया है आर्टिकल 352 के क्लास 7। आर्टिकल 352 का क्लास 7 ये कहता है कि अगर लोकसभा एक प्रस्ताव पारित कर देती है और उस प्रस्ताव के माध्यम से वो इमरजेंसी को वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित कर देती है तो इस प्रस्ताव के पारित हो जाने पर प्रेसिडेंट के लिए यह ऑब्लिगेटरी होगा कि वो प्रोक्लेमेशन को रिवोक कर ले। मतलब अंडर आर्टिकल 352 क्लास 7 जब भी लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास कर देगी कि इस प्रोक्लेमेशन को वापस ले लिया जाए तो प्रेसिडेंट के लिए यह बाध्यकारी हो जाएगा कि वो प्रोक्लेमेशन को रिवोक करे। इसको रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग प्रोक्लेमेशन कहते हैं। या अगर यहां पे 6 महीने से ज्यादा की अवधि तक इमरजेंसी रही है तो उसी को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग कंटिन्यूअस इन फोर्स ऑफ प्रोक्लेमेशन। तो लोकसभा अपने प्रस्ताव के माध्यम से पारित करके इमरजेंसी को रिवोक करा सकती है थ्रू प्रेसिडेंट।
अब आर्टिकल 352 का क्लास 8 ये कहता है कि जब भी लोकसभा को इस तरह का कोई प्रस्ताव लाना होगा तो वो उसकी प्रायर नोटिस प्रेसिडेंट या लोकसभा के स्पीकर को देंगे। प्रेसिडेंट को कब नोटिस दी जाएगी? तो अगर लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तब नोटिस प्रेसिडेंट को दी जाएगी। अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है तो उस स्थिति में जो नोटिस दी जानी है वो स्पीकर को दी जाएगी और ये नोटिस रिटन फॉर्म में होगी और कम से कम लोकसभा के सदस्यों के की टोटल नंबर के 1/10 से 1/10 सदस्यों के सिग्नेचर के साथ ये नोटिस दी जाएगी। मतलब लोकसभा के कम से कम 1/10 सदस्य रिटन में नोटिस देंगे प्रेसिडेंट या स्पीकर को। तब प्रेसिडेंट या स्पीकर क्या करेंगे? विद इन 14 डेज 14 दिनों के भीतर लोकसभा की एक स्पेशल सिटिंग बुलाएंगे और उस सिटिंग में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा और ये प्रस्ताव अगर पास हो गया तो इमरजेंसी रिवोक कर ली जाएगी। अब यहाँ पे इस प्रस्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा गया कि कितने बहुमत से पारित होगा, तो इसका मतलब ये है कि यह साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इमरजेंसी की जो प्रोक्लेमेशन होती है उसको कंटिन्यू रखने के लिए दोनों सदनों के बहुमत की आवश्यकता हो, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन रिवोकेशन के लिए केवल लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इमरजेंसी के प्रेफरेंस में आता है वो है इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी का इफेक्ट क्या होता है? तो अगर हम इन्हें नट से बताना चाहें तो ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी द होल फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्वर्ट्स इनटू यूनिटरी फॉर्म। आपातकाल के दौरान जो हमारे यहाँ का संघीय ढांचा है वो पूरा का पूरा संघीय ढांचा यूनिटरी ढांचे, एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है और उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं। देखते हैं फर्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ सेंटर्स एग्जीक्यूटिव पावर। आर्टिकल 353 ये कहता है कि ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, आपात की स्थिति के दौरान सेंटर के पास ये पावर होगी कि वो स्टेट एग्जीक्यूटिव को डायरेक्ट कर सके कि वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को कैसे एक्सरसाइज करेगी। जनरली जबकि सामान्य स्थिति में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रन कर रहा है, कोई इमरजेंसी की स्थिति नहीं है, उस समय स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर कैसे एक्सरसाइज की जाएगी इसको स्टेट डिसाइड करेगा। लेकिन जब इमरजेंसी प्रोक्लेम हो जाती है अंडर आर्टिकल 352 क्लास 1, तब सेंटर स्टेट्स को ये डायरेक्ट कर सकता है कि आप अपनी एग्जीक्यूटिव पावर कैसे यूज करेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव पावर, स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हो गई, यूनियन गवर्नमेंट हो गई। तो यहाँ पे भी ये एग्जीक्यूटिव पावर से क्या हुआ, ये फेडरल से यूनिटरी फॉर्म में चेंज हो गया। दूसरा, अब देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स का क्या होगा। तो लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में आर्टिकल 353 ये कहता है कि पार्लियामेंट ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कन्फर पावर टू यूनियन और एनी ऑफिसर of the union to exercise any legislative power whether it is enumerated under union list or not। संसद को उस समय यह शक्ति होगी कि वो विधायी शक्तियां यूनियन संघ को या संघ के किसी प्राधिकारी को कन्फर कर सकती है, प्रदान कर सकती है, भले ही वो विषय संघ सूची में ना दिया गया हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब इमरजेंसी प्रोक्लेम हो जाएगी तब पार्लियामेंट किसी भी विषय पे लॉ बनाने की पावर को यूनियन गवर्नमेंट या उसके किसी अथॉरिटी को दे सकता है, वो चाहे यूनियन लिस्ट का मैटर हो, स्टेट लिस्ट का मैटर हो या कंकरेंट लिस्ट का मैटर हो। और दूसरी बात, आर्टिकल 250 ये कहता है कि ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी पार्लियामेंट शैल हैव पावर टू लेजिस्लेट ऑन द मैटर्स इनमरेटेड इन स्टेट लिस्ट। जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में होगी उस समय संसद राज्य सूची के भी किसी विषय पर कानून बना सकती है और इस तरह से जो कानून बनाया जाएगा वो तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि आपातकाल की स्थिति बनी रहेगी। आपात की स्थिति के समाप्त होने के बाद 6 महीने बाद ऐसा कोई कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर हमारे यहाँ का फेडरल है वो भी क्या हो जाता है, वो भी यूनिटरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। इस तरीके से भी पावर्स कहाँ सेंट्रलाइज हो गई, यूनियन गवर्नमेंट में सेंट्रलाइज हो गई। तीसरा आप देखते हैं
एग्जीक्यूटिव रिलेशन हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया। अब तीसरा आता है फाइनेंशियल रिलेशन, देखते हैं उसका क्या होता है। तो अल्टरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू अंडर आर्टिकल 268 टू 279, ये बात करता है आर्टिकल 354। तो आर्टिकल 354 ये कहता है कि जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनमरेट किया गया है 268 अनुच्छेद 268 से लेकर के 279 तक में। मतलब आर्टिकल 268 से लेकर 279 तक के प्रोविजंस ये बताते हैं कि जो भी रेवेन्यू होगा वो किस तरीके से सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन 354 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए अब सेंटर के पास ये पावर होगी कि वो इस स्कीम को अल्टर कर सकती, मतलब इस स्कीम को परिवर्तित कर सकती। मतलब जो 268 से 279 के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिनके अंतर्गत की रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको भी यूनियन गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। तो इस तरीके से जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर था, जो फेडरल कैरेक्टर का था, वो भी क्या हो गया, वो भी यूनिटरी स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। चौथा देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ टर्म ऑफ लोकसभा। तो आर्टिकल 83 का क्लास 2 ये कहता है कि जब इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई होगी उस समय लोकसभा के टर्म को एक्सटेंड किया जा सकता है एट ए टाइम 1 ईयर। वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है इसकी फर्स्ट सिटिंग से, लेकिन अगर आपातकाल की स्थिति बनी हुई है तो वहां पे पार्लियामेंट लॉ बना करके लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा सकती है। और ये एक वर्ष करके कितनी बार बढ़ाया जा सकता है इसकी भी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। तो एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ सकता है, लेकिन ये कई बार बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट ये होगी कि जब भी इमरजेंसी समाप्त हो जाएगी उसके 6 महीने बीत जाने पर लोकसभा विघटित हो जाएगी और नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट करना होगा। तो इस तरीके से लोकसभा का भी कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 358 ये कहता है कि अगर वार या एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई है तो उस समय आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये है कि अगर आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई है तो उस स्थिति में आर्टिकल 19 अपने आप नहीं सस्पेंड होता है। अदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में आर्टिकल 359 ये कहता है कि प्रेसिडेंट अदर फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर सकते हैं। सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ये जो प्रोविजन इंसर्ट किया गया ये भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ये कहा गया कि आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 can't be suspended even in the time of national emergency। तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं इवन राष्ट्रीय आपात की स्थिति के दौरान। बाकी के फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 359 में प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन बनता है कि जुडिशियल रिव्यू, वेदर पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू और नॉट। इस पॉइंट पे मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यह कहा गया कि प्रेसिडेंट्स पावर टू प्रोक्लेम इमरजेंसी इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत आती। और किस बात का न्यायिक पुनर्विलोकन होगा? जुडिशियल रिव्यू इस बात को लेकर के होगा कि क्या उन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस के दायरे में ही इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर करता है या उनको वायलेट किया गया है। मतलब जो इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई है वो संविधान सम्मत है या नहीं है, इस बात को लेकर के जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। लेकिन adequacy and correctness of the circumstances on which the satisfaction of the government is based can't be challenged। परिस्थितियां जिनके आधार पर गवर्नमेंट ने इमरजेंसी प्रोक्लेम की है उनकी पर्याप्तता को या उनकी करेक्टनेस को, उनकी सही उचित या अनुचित होने को लेकर के चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। लेकिन अगर इमरजेंसी मैलाफाइड ग्राउंड्स पे है, एब्सर्ड ग्राउंड्स पे है, इर्रेशनल ग्राउंड्स पे है, तो मिनर्वा मिल्स में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये नो सैटिस्फैक्शन एट ऑल है और इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है।
तो ये हमारा डिस्कशन था नेशनल इमरजेंसी के बारे में। आपको ये हमारा लेक्चर कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, अगर कोई क्रिटिसिज्म है तो वो भी कर सकते हैं। और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और इसको अन्य लोगों के साथ शेयर करिए।